अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हमारे माशरे में एक अजीब सी बात बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। अगर किसी को बुखार हो जाए तो सबको वो फ़ौरन बता दिया जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी सामने आ जाए तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि किसी को मत बताना, लोग क्या कहेंगे। ख़ास तौर पर ख़वातीन की सेहत के मामले में ये सोच और भी ज़्यादा हमें देखने को नज़र आती है कि अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए या उनको डायबिटीज़ हो जाए या उनको कोई और ज़्यादा संजीदा मसला बन जाए तो बहुत से लोग इलाज करवाने की बजाय उसे छुपाते रहते हैं। इस डर से टेस्ट नहीं करवाते कि कहीं बीमारी निकल ना आए। तो किसी को ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, और बहुत से लोगों को ये खौफ भी होता है कि फिर बेटियों के रिश्तों पर असर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोगों की बातें हमारी जान से ज़्यादा कीमती हैं? क्योंकि याद रखें, बीमारी जो है वो छुपाने से ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसको छुपाते हैं तो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितनी जल्दी बीमारी की तशख़ीस हो जाए, इतने ही ज़्यादा सेहतयाबी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। इसलिए शर्मिंदगी या खौफ की वजह से डॉक्टर के पास जाने में देर ना करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है और तो इसका हौसला बढ़ाएं, इसको बताएं कि आप ठीक हो जाएंगे और इसके साथ डॉक्टर के पास जाएं और उसे ये एहसास दिलाएं कि बीमारी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती, बल्कि एक ऐसी आजमाइश है जिसका बर वक्त इलाज ज़रूरी है। तो लोगों की जो बातें हैं वो चंद दिन ही रहती है, लेकिन जो हमारी सेहत है हमने उसका खुद ख्याल रखना है और हमारी सेहत पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहती है। इसलिए दूसरों के डर से अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें, अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि सेहत होगी तो ही ज़िंदगी होगी और ज़िंदगी को एंजॉय भी आप तभी कर सकेंगे। वो कहते हैं ना, जान है तो जहाँ है। तो इसी अहम और इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे कि हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनके जो असल फ़वाइद हैं उनसे हम अनजान होते हैं। ऐसी एक चीज़ सफ़ेद ज़ीरा भी है, जो सिर्फ खाने की खुशबू नहीं बढ़ाता बल्कि बहुत सी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत भी रखता है। तो आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि सफ़ेद ज़ीरे के क्या फ़वाइद हैं और ये किन बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम मुज़म्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं, जो सफ़ेद ज़ीरा है सिर्फ इसको अक्सर लोग गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जो तिब्बी फ़वाइद है वो क्या है? आपने एक बात कही कि बहुत सारी बज़ाहिर आम दिखने वाली चीज़ें अपने अंदर हिकमत के ख़जाने छुपाए हुए हैं। बिल्कुल। कुदरत ने इनके अंदर ऐसी अफादियत रखी हुई है कि जो तकरीबन हमारे जिस्म के जितने अमराज हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे मुकम्मल ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। उनमें से एक चीज़ ये ज़ीरा सफ़ेद है। अमूमी तौर पर हमारे घर में ये किचन में खुशबू के लिए या जो हमारा सालन होता है उसमें जो है वो इसका सफ़ूफ़ बना के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर जो इसके फ़वाइद हैं, ये हमारे जिस्म में जो ज़ायद बलगम बहुत ज़्यादा होती है उसको ख़त्म करने में मुआवन साबित होता है। ये हमारा जो जिगर सुस्त पड़ चुका होता है ये उसको ठीक करने में मुआवन साबित होता है। ये जो पेट तोंद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो गया है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका एक तिब्बी नाम कमून भी है। इसका एक मुरक्कब जवारिश कमूनी के नाम से बड़ा मशहूर है, जो मैदे के अमराज के लिए तो अक्सीर का हुक्म रखता है। ऐसे लोग जिनके मैदे में सर्दी गालब आ जाने की वजह से या बलगम बढ़ जाने की वजह से मैदा कमज़ोर हो रहा होता है, उनके लिए ज़ीरा सफ़ेद जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम में से ज़ीरा स्याह है, ज़ीरा है, काली ज़ीरी है। ये काली ज़ीरी जो होती है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल करवाने से जो इस दौर का सबसे ख़तरनाक और बज़ाहिर लाइलाज समझने वाला मर्ज़ जिसको शुगर कहा जाता है, ये उसको भी ठीक करने में मुआवन साबित होता है। अच्छा, तो आप जिसको भी समझ लें, जो भी बीमारी अगर आप देखेंगे तो इसकी अगर कम्बिनेशन बना के इस्तेमाल की जाए तो अल्लाह के फजल से ये हर जगह पे फ़ायदेमंद साबित ठीक होता है। अच्छा, आपने बताया कि जो अभी जानलेवा एक मर्ज़ है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पहले नंबर पे आ चुका है और हर 3 में से जो एक बालिग है वो डायबिटीज़ का शिकार होता जा रहा है। और हम खुद भी देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी हर बंदा जो है उसका जो टेस्ट करवाए तो पता चलता है वो प्री डायबिटिक है। तो आपने बताया कि उसमें जो इसका इस्तेमाल है ना बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो वो किस तरह इस्तेमाल करें? देखें, दो तरह के इलाज हैं। एक तो होता है कि आप डायबिटिक हो चुके हैं
आपको शुगर हो चुकी है, उसके बाद उसके इलाज का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है कि सबसे पहले शुगर के इलाज में मुश्किलात ही ये पेश आ रही हैं कि उसकी वजह को जानने की कोशिश नहीं की जाती है। क्या वो ग़िज़ाई बेअतदाली से शुगर है, क्या वो जिगर की ख़राबी से शुगर है, क्या वो डिप्रेशन से शुगर है, क्या वो हाजमा की ख़राबी से शुगर है। अगर तो आपको शुगर डायग्नोज हुए सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल हुआ है तो और 1 साल में आपको साथ LFT डिस्टर्ब भी जा रहा है, मतलब आप LFT टेस्ट करवाते हैं और जिगर में भी कुछ अफ़ाल ख़राब हो रहे हैं और आपके हाजमे में भी मसाइल साथ चल रहे हैं, तो एक नुस्खा ये मुआवनत के तौर पर है। इलाज जब भी शुगर का करवाएं मुस्तकिल और मुस्तनद मुआलिज से अपने राब्ते में रह के एक मुस्तकिल इलाज तजवीज़ करवाएं तो ये जान छोड़ सकती है, ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक तजवीज़ जो शुगर को 1 साल अगर हुआ है तो फिर आपको शुगर है तो आप ये नुस्खा ज़ीरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़ीरा ले लेना है आपने 50 ग्राम, ठीक है, और इसके साथ आपने लेना है 50 ग्राम लौंग, ज़ीरा 50 ग्राम और लौंग 50 ग्राम, और इसमें आपने एक चीज़ सिर्फ मिलानी है 20 ग्राम पखड़ा। ये पखड़ा वैसे गुर्दे के अमराज में बड़ा कारआमद होता है, इसने गुर्दे को भी मजबूत करना होता है और शुगर जो गुर्दों पर असरअंदाज हो रही होती है ये उसको भी बेहतर करने में मुआवनत देता है। सिर्फ ये 3 चीज़ें सफ़ूफ बना के अपने पास रख लें। रोज़ाना सुबह खाली पेट छोटा आधा चम्मच, और ये लेना किस तरह से है, ज़ीरा और दारचीनी का पानी, दारचीनी और ज़ीरा आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा सफ़ेद और 2 लकड़ी दारचीनी की, इसको आप 1 लीटर पानी में रात को भिगो के रख दें। वैसे अमूमी तौर पर मैं सिर्फ दारचीनी का पानी पीने को कहता हूँ, लेकिन इस नुस्खे के साथ ज़ीरा और दारचीनी इन दोनों को रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के इनको एक बार उबाल लेना है, बस ज़्यादा नहीं उबालना। उबाल के वो पानी अपने पास महफूज रख लें। सारा दिन वही पानी 1-1, 2-2 घूंट पीते रहना है। 1 घूंट पी लिया, फिर आधे घंटे बाद 1-2 घूंट पी लिया, फिर घंटे बाद। अक्सर औकात जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका हल्क खुश्क होता है, बार बार मुँह खुश्क हो गया, प्यास ज़्यादा लगती है। ये वाला पानी उनकी प्यास को भी मेंटेन रखेगा, हल्क खुश्क होने से बचाएगा, कुव्वत मुदाफ़त वाला अमल बढ़ाएगा, और ज़ीरे के मुस्तकिल इस्तेमाल के साथ आप इस तरह की बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। एक वो है कि जिनको ख़तरा है कि हमें कहीं शुगर ना हो जाए, प्री डायबिटिक में आ गए हैं या उससे पहले हैं, या आप शुगर से बचना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा सफ़ेद और पखड़ा, ये दोनों चीज़ें बराबर वज़न पीस के रख लें और इसको सुबह खाली पेट छोटा आधा चम्मच रोज़ पानी के साथ ले लिया करें। अल्लाह करीम के फजलो करम के साथ अगर आप मैदे से, अगर आप मिठाइयों से, अगर आप बहुत ज़्यादा बाज़ारी खानों से थोड़ी सी अपने आप को महफूज रख के ये वाला नुस्खा मुस्तकिल रखेंगे, आपको शुगर नहीं होगी इंशाल्लाह। हकीम साहब ये बताएं कि जो गुर्दे में मुख्तलिफ हमें दर्द होती है या पथरी हो जाती है, मुख्तलिफ ऐसे अमराज हो जाते हैं गुर्दे से रिलेटेड, तो उसमें ज़ीरा कितना फ़ायदेमंद है? ज़ीरा, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हमारे जितने भी जिस्मानी आर्गन हैं ये उन पर बीमारी के आए हुए हर तरह के असरात को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। पथरियाँ बन बन के बार बार पथरी हो जाने से गुर्दे के अफ़ाल कमज़ोर पड़ जाते हैं, मतलब गुर्दा कमज़ोर हो जाता है, या पेशेंट को मुस्तकिल कमर में दर्द रहना शुरू हो जाती है, या अगर दर्द ना भी हो तो वो एक साइड उसको भारी रहती है, कमर के पिछले वाली साइड पे हल्का हल्का दर्द रह जाता है, या खुदा ना खास्ता गुर्दे पर कोई पानी की थैली बन जाती है। ये जो गुर्दे में सिस्ट बन जाती है उसके लिए एक बहुत ही अक्सीर नुस्खा है जो गुर्दे की सलाहियत को बेहतर भी करता है और सिस्ट को ख़त्म करने में भी मुआवनत देता है। वो है ये 3 चीज़ों का कावा। ये ज़ीरा सफ़ेद लें आप आधा चम्मच, और इसमें आपने डालना है पखड़ा 2 चुटकी, या इसके जो कांटेदार बीज होंगे इसको थोड़ा कूट लेना है और आपने छोटा आधा चम्मच ये बना लेना है, और इसमें डालने हैं खरबूजे के बीज, तुख्मे खरबूजा। ये वाली 3 चीज़ें कम से कम 2 कप पानी में इनको उबालना है, उबाल के उतार लेना है, 1 कप रह जाए। रोज़ाना सुबह खाली पेट ले लें और शाम का खाना खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल कर लें, और इसका कम से कम 1-2 महीने तक का इस्तेमाल करें, और सिर्फ पखड़े के कैप्सूल भर लें, गोखरू। अगर गुर्दे की कमज़ोरी के साथ आपको हाजमे में भी ख़राबी आ रही है तो फिर आप ये इसको गोखरू कहते हैं, पखड़ा और इसके साथ सौंफ, पखड़ा और सौंफ, और इसमें मिला लें तुख्मे कासनी
ये हमारा एक मैदे का बहुत मशहूर कैप्सूल है। जो लोग बहुत ज़्यादा मैदे की दवाइयाँ खाते हैं और उनको कैप्सूल खाने की आदत पड़ रही है, सिर्फ ये 3 चीज़ों को पीस के एक पाउडर बना के 0 साइज़ का कैप्सूल भर लें, सुबह खाली पेट एक कैप्सूल लेना शुरू कर दें। ये आपको जो मैदे के कैप्सूल हैं इंशाल्लाह उससे भी निजात देगा, जो आपके गुर्दे कमज़ोर पड़ रहे हैं उसको भी निजात देगा। जो पथरी का मामला होता है, पथरी के लिए देखना ये होता है कि वो किस साइज़ की है। मैं अमूमी तौर पर देखता हूँ कि पथरियों के बड़े नुस्खे शेयर किए जाते हैं। अगर पथरी 5 mm से बड़ी होती है तो फिर हमें कम से कम उसको तोड़ने वाले नुस्खे दिए जाएं, ताकि वो इस साइज़ में हो कि वो इखराज के काबिल हो सके। अगर बड़ी पथरी हो और आपको दवाई उसको धक्का देने वाली या उसको इदरार करने वाली दे देंगे तो फिर जैसे ही वो गुजरेगी तो फिर वो इन्फेक्शन भी कर देगी, रैश भी कर देगी और यूरेटर को अंदरूनी तौर पर ज़ख्मी भी करने के लिए वो बन सकती है। तो कभी भी पथरी का साइज़ जाने बगैर उसकी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर 5 mm से छोटी पथरी है तो फिर आप ज़ीरा और सौंफ इसका पानी पीना शुरू कर दें। ज़ीरा और सौंफ, ज़ीरा आधा चम्मच और सौंफ आधा चम्मच रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के जो है वो इसका पानी पीना शुरू कर दें। और रेमद चीनी 100 ग्राम, जौ खार 50 ग्राम और कलमी शोरा 50 ग्राम, ये एक नुस्खा बना लें और इसका सफूफ बना लें। सुबह और शाम खाने के 1 घंटा बाद इसकी 2 चुटकी सिर्फ खुराक है, मतलब चम्मच का, छोटे आध चाय वाले चम्मच का भी चौथा हिस्सा, ये आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें तो 5 mm से छोटी जो पथरी है वो कुछ वक्त के बाद मेल्ट हो जाती है और ख़ारिज के काबिल हो जाती है और मरीज़ को निजात मिल जाती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सुस्ती रहे, जैसे इस मौसम में उठने का दिल नहीं करता और अजीब बिल्कुल ना हिम्मत नहीं रहती कि आप उठ के कोई काम कर सकें, तो उसमें भी क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका एक बड़ा आसान सा नुस्खा है, बड़ा आपने याद दिलाया है। ये ज़ीरा सफ़ेद जो है ना जी, इसकी सिर्फ चम्मच का चौथा हिस्सा थोड़ा सा तवे पे गरम कर लें, थोड़ा सा इसको भून लें, भून के उतार के ना तो इसको थोड़ा सा खरल कर लें। मेहनत थोड़ी लगनी है, थोड़ा सा खरल करें और जैसे ही इसको खरल करें इसके अंदर मुनक्का डाल दें, 2-3 मुनक्के डाल दें और मुनक्का मिक्स करके इसकी एक गोली बना लें और ये गोली सुबह और शाम आज से ही खाना शुरू कर दें। इस मौसम में जो सुस्ती हो रही है आपको ये सुस्ती नहीं आने देगा अल्लाह करीम के फजलो करम के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेहनत ज़्यादा हो रही है और मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ये चीज़ जो है फ़ौरी तौर पर चाहिए, तो आप फिर ज़ीरा और लौंग और दारचीनी, इन तीनों चीज़ों को पीस के इनका सफूफ बना के इनका कैप्सूल बनना शुरू कर दें और सुबह शाम एक एक कैप्सूल लें, इंशाल्लाह आपकी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। इन दिनों में ज़ीरा हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जब बच्चों को डायरिया खुदा ना खास्ता हो रहा है, दिल ख़राब हो रहा है, मतली हो रही है, पेट में बदहज़मी हो रही है, हैज़े के अटैक आ रहे हैं खुदा ना खास्ता, इन दिनों में आप ज़ीरे से बेहतर से बेहतरीन इलाज करके इस बीमारी को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि मैंने खाना खाया और अगले दिन मुझे 1-2 उल्टी आ गई, साथ ही वाशरूम हो गया, तो उससे जो है वो ये ख़राबी अगर हो रही है तो आप ज़ीरा और छोटी इलायची का फ़ौरी कावा बना के ले लें और जब ज़ीरा छोटी इलायची का कावा बन जाए उसमें 2-3 कतरे लीमू के निचोड़ दें और ये पिलाना शुरू कर दें। लेकिन अगर मोशन आपके ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 4-5-6 बार अगर आपको वाशरूम आ रहा है, तो फिर दारचीनी और छोटी इलायची ले लें और उसमें थोड़ा सा जो है वो लीमू के 3-4 कतरे डाल के ये पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको हैज़े का हमला नहीं होगा, आपको पानी की कमी नहीं होगी और आपकी जो तबीयत निडाल और ठंडे पसीने आ रहे हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, जाते जाते क्विक बता दें कि जिन लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि इस मौसम में ना उनको भूख नहीं लगती, या मतलब अगर भूख लगती भी है तो खाना देख के दिल भर जाता है या 1-2 बाइट्स लेते हैं तो उसके बाद खाने का दिल नहीं करता, तो उसमें क्या करना चाहिए? एक तो ये जो हब्स का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, हमें कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। हमें गोश्त से एहतियात करनी चाहिए, हमें ठंडे मशरूबात से एहतियात करनी चाहिए, हमें फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन अगर आपको भूख लग ही नहीं रही है तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा सफ़ेद, पुदीना और छोटी इलायची, आधा चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, पुदीने के 10-15 पत्ते और 3-4 छोटी इलायची, ये रात को एक कप पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के मल के ये वाला पानी पीना शुरू कर दें। आपको 2-3 दिनों में भूख लग जाएगी और खाना भी अच्छा खा सकेगी। ठीक है। अच्छा अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए? शुगर लेवल ज़्यादा अगर हो जाए और आप मुस्तकिल शुगर के मरीज़ बन चुके हुए हैं तो फिर आप फ़ौरी तौर पर ज़ीरा और दारचीनी इसका कावा बना के, ज़ीरे के 2 चुटकी और दारचीनी की 1 लकड़ी, इसको 1.5 कप पानी में उबाल के
और उतार के इसको एक एक घूंट करके आप पीना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपका जो शुगर का लेवल है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा और आप मुस्तकिल इलाज की तरफ जा सकेंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि अक्सर हमारे किचन में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि यहाँ हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ खाने में खुशबू के लिए, जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में उनके कितने तिब्बी फ़वाइद हैं इससे हम अनजान होते हैं। तो आज हमने सफ़ेद ज़ीरा के जो तिब्बी फ़वाइद हैं उस पर बात की है कि कौन कौन से हैं और हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे हकीम मुज़म्मिल हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कम बैक आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी महंगाई हो गई है, जो हॉस्पिटल्स के बिल्स हैं वो अफोर्ड करना किसी के बस की बात नहीं रहा। ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना और जो बीमारियों से बचना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि ख़ुद को बीमारियों से कैसे बचाएं और कम बजट में ख़ुद को फिट कैसे रखें, मल्टीविटामिन्स कब और कैसे लें और हॉस्पिटल्स के जो चक्कर हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ़ मजीद जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं और ख़ुद को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी बीमारियां जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त जो है वो टॉप 10 में शामिल है, कुछ में टॉप 5 में शामिल है, कुछ में तो पहले नंबर पे। हम डायबिटीज़ की बात कर लें, हेपेटाइटिस की बात कर लें, तो ये बताइए कि हम खुद को इन सारी चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं? जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले ये वाकई डिज़ीज़ बर्डन वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर भी NHS यही काम करती है कि स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी यंग एज दे आस्क देयर पीपल टू गो फॉर ब्लड वर्क या ब्लड टेस्ट, इसको समझ लें सादा अल्फाज में। इससे होता ये है कि आपको अपने जिस्म की कमियों का पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल आजकल भी आपने प्रैक्टिस देखी है कि जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको विटामिन D के ड्रॉप्स दे दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो उस कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको लेट स्टेज में जाके कोई हड्डियों के मसाइल या कोई इस किस्म के प्रॉब्लम्स ना हों। सेम गोज़ फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। आपका क्वेश्चन जो है ना वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, जिसके लिए मैं भी काम कर रहा हूँ कि ग़िज़ाई अज्जात से पूरा किया जाए उन कमियों को। देखिए, मल्टीविटामिन या जिसको सप्लीमेंट कहते हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है ताकि लोग अवेयर हो सकें। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है किसी कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़। जब पीछे न्यूट्रिएंट लगा देते हैं या न्यूट्रिशन लगा देते हैं तो खुराक की कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़। अच्छा, अब है क्या, लोग ना इसको मेडिसिन समझ लेते हैं, जबकि ये मेडिसिन है नहीं, क्योंकि वो होती है टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में, तो लोग परसीव ये करते हैं कि शायद ये मेडिसिन है, जबकि ये खुराक है। जिस तरह आपको सुबह नाश्ता खाना है ना, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी वेलनेस गोल की कमी है तो आप उसको खुराक की तरह सुबह नाश्ते के बाद डोज के अंदर लें। अगर रात को नींद की है, रात को डीप स्लीप के इश्यूज़ हैं, डीप स्लीप गोल्स के इश्यूज़ हैं, तो उसको खुराक की तरह आप अपने खुराक का पार्ट बनाएं। बस यही अवेयरनेस की एक कमी है जिससे डिजीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। और आप बिलीव करें कि ये जो डायबिटीज़ का नंबर 1 के ऊपर है वर्ल्ड वाइड, और इसी तरह से हाइपरटेंशन में और हेपेटाइटिस के अंदर, ये इसी वजह से है कि हम अपनी बॉडी को जानते नहीं हैं। इसलिए एक जो न्यू शिफ्ट है ना वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, वो है आप स्पेसिफिक गोल जो अपनी बॉडी का अचीव करना है उसको जानें। और वो आप तभी जान सकते हैं जब आप कोई ब्लड वर्क करवाएंगे, किसी से बात करेंगे, या आपकी बॉडी ना कुछ अलार्म्स दे रही होती है, जिस तरह आपको अलर्ट्स आ रहे होते हैं ना, साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं, जो कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने अजीज़ व क़रीब के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, यार मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है। नाउ दीज आर योर बॉडी सिग्नल्स टेलिंग यू कि आपने अपने इस हेल्थ गोल को अचीव करना है। सो जो वेलनेस गोल का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अब ना एक जर्नल हेल्थ केयर के ऊपर काम ना करें। पहले एक दौर था 1980s के अंदर जब आपको ना एक मैप दे दिया जाता था। मैप का मतलब ये था कि जनरल हेल्थ है, आपने जहाँ जाना है, वो मल्टीविटामिन्स हैं, वो सारों के 25-26 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप सारे ही लेते रहे। वो बच्चा भी वही ले रहा होता था, बड़े भी वही ले रहे होते थे। अब जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ना वो है वेलनेस गोल का, कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आंखों की कमी है या आपको आंखों का इशू है, सिर्फ आई हेल्थ गोल है, तो आपने आई हेल्थ गोल के ही क्लिनिकली फॉर्मुलेटेड सप्लीमेंट लेना है और उसको खुराक की तरह लेना है। रात को नींद के इश्यूज हैं तो डीप स्लीप गोल से रिलेटेड लेना है। पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर आपने जाना है। वेलनेस गोल का मतलब ये है कि जिस तरह आज यहाँ की स्टूडियो की लोकेशन मैंने एंटर की तो मैं पिन लोकेशन के ऊपर पहुंचा। वो जनरल हेल्थ मल्टीविटामिन्स का क्या होता है कि वो आपको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और फिर वो जो बिलीफ है सप्लीमेंट से लोगों का उठ गया और वो कहते हैं ड्रॉर्स आर द ग्रेवयार्ड ऑफ गुड इंटेंशन।
कि लोगों के जो दराज हैं ना, हमारे बुज़ुर्गों के भी जो दराज हैं, उनकी हेल्थ के लिए इंटेंशन अच्छी है, लेकिन आप भी टेस्ट करके देखिएगा, वहाँ पे ज़रूर कोई पुरानी बोतल जो है वो जो एक्सपायर भी हो चुकी होगी सप्लीमेंट की, एक बॉटल नहीं, बहुत ज़्यादा पड़ी होंगी। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि लोगों का बिलीव इसलिए उठ गया क्योंकि वो मैप की तरह हर जगह चलने लग पड़े, हर तरह का। आपने अपने आप को जानना है। फॉर एग्जाम्पल आई हेल्थ गोल इशू है, डीप स्लीप गोल इशू है, हार्ट एंड ब्रेन गोल्स हैं आपके ग्लो स्किन ग्लोइंग के इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब आपके हेयर इश्यूज़ हैं तो ग्लो एंड ग्रो के इश्यूज़ हैं आपको। एंड लास्टली अगर आपको इसी तरह से पीस एंड एनर्जी, फॉर एग्जांपल एनर्जी नहीं रहती, लोग शाम को फैमिली कहती है लेट्स गो आउटसाइड और हम सब कहते हैं कि बस आज का दिन तो वी शुड गो ऑन ओवर अ वीकेंड, तो आपका हेल्थ इशू ये कि यू आर लेथार्जिक नॉट बाय पर्सनैलिटी, यू आर लेथार्जिक ड्यू टू सम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। पर्सनैलिटी कह देते हैं ना हम अपनी टीम में भी, कई लोगों को कह देते हैं यार ये इंसान लेज़ी है, असल में वो लेज़ी नहीं होता, उसको एक क्लिनिकली फॉर्मुलेटेड सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि उनको शायद ये नहीं पता होता, बहुत सी चीज़ें हैं वो हम एक साथ नहीं ले सकते। जैसे हम स्किन केयर भी कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हमने जो एक्टिव्स हैं वो एक साथ हमने स्किन में इस्तेमाल नहीं करने, या अगर हम एक डे में कर रहे हैं, नाइट में कर लें, या एकदम से अपनी स्किन पे ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें क्योंकि वो उनके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह हर विटामिन का एक कैरियर होता है। ये नहीं होता कि आपने विटामिन पी लिया तो वो आपकी बोन्स तक भी जा रही है, कैरियर है जो खून से बोन्स तक उसको लेके जाएगा, वो इस तरह नहीं जा सकता। अक्सर लोग ऐसी चीज़ें साथ लेते हैं कि वो चीज़ किल कर देते हैं, और जो उसकी जो असल फ़ायदा है, जैसे विटामिन डी है, वो अगर हमारी बोन्स को ज़रूरत है वो बोन्स तक जाएगा ही नहीं, वो ब्लड में ही जाएगा, फिर वहीं से वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस हवाले से भी लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, वो बस प्रिस्क्राइब कर देते हैं और फिर हम जाते हैं, ख़रीदते हैं और उसको इस तरह कंज्यूम कर लेते हैं। ट्रू। देखें आपकी बात आपकी ही कंप्लीट कर लूँ क्योंकि बड़ा वैलिड पॉइंट है। जिस तरह आपने कैरियर की बात की, तो आपको विटामिन D3 के साथ चाहिए होता है K2 का कम्बिनेशन। विटामिन K2 ही कैरियर आपकी वो एब्जॉर्प्शन करवाता है और उसको ब्लड के अंदर लेकर जाता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अदर पॉइंट, देखें यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सबसे पहले अपने वेलनेस गोल को जानें। साइंस एंड सिम्टम्स, कुछ लोगों, क्योंकि हम पूरी सब लोगों से मुखातिब हैं, कुछ लोग जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर पाते इवन बेसिक ब्लड वर्क भी। उनके लिए ये कि कम से कम आपकी बॉडी ना आपको साइंस एंड सिम्टम्स दे रही होती है। मतलब शाम को अगर आपके पाँव के तलवों के नीचे पीछे अकड़ाहट है, दैट मीन्स कि आपको रात को सोने में भी दुश्वारी होगी। दैट मीन्स कि आपका जो हेल्थ गोल है वो क्या है, टू हैव अ गुड डीप स्लीप गोल्स। तो आपने रात को अपनी अकड़ाहट और वो चीज़ ख़त्म करेंगे तो फिर आप अच्छी नींद में जाएंगे। अब क्लिनिकली फॉर्मुलेटेड उसमें बात करें, एंड दिस इज़ एज पर साइंस। आप अगर 4 इंग्रेडिएंट्स में आपको क्लिनिकली फॉर्मुलेटेड बताऊं फॉर डीप स्लीप गोल्स, वो हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, विटामिन D3, B6 और जिंक। आपको ये मिलते हैं, देन दैट मीन्स कि सबसे पहले आप इसको, हाँ आपने कहा था रूटीन क्या होनी चाहिए, तो डीप स्लीप गोल का जो सप्लीमेंट है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के साथ, वो हमेशा आपने रात को लेना है खाने के बाद। तो आपने ये 4 इंग्रेडिएंट रात को खाने से के बाद लेने हैं, और यही आपने याद रखना है खुराक की तरह। वो 1 घंटे में पीछे मसल की रिलैक्सेशन करेगा। उसके बाद आपका एक असाबी सिस्टम, न्यूरोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट होता है जिसको गाबा गेट कहते हैं। आपने देखा रात को अक्सर लाइट भी ऑफ कर दी जाती है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस हार्मोन विच इज़ कॉल्ड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब तक कम नहीं होगा, स्ट्रेस हार्मोन, और जब तक आपके ये गाबा गेट्स जो हैं वो कम्प्लीटली शट ऑफ नहीं होंगे, ये स्विच ऑफ करने बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप सोचते रहेंगे और वो आपको लगेगा कि मेरी 8 घंटे की स्लीप तो पूरी है, लेकिन वो रिकवरी स्लीप नहीं थी, वो सिर्फ आपने ड्यूरेशन पूरी की, आपने रिकवर नहीं किया। देखें आपको मैं किचन की एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई रेस्टोरेंट का किचन है वो 24 आवर्स चलता रहता है, तो वो रिकवर कब करेगा, उसकी डीप क्लीनिंग कब होगी दोबारा से करने के लिए? डेफिनेटली आपको एक पोर्शन कट ऑफ करना है, तो फिर आप दोबारा से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपकी बॉडी है। अगर आप डीप स्लीप गोल्स के इश्यूज हैं, तो रात को आपने 8 घंटे की बजाय अगर 5 घंटे भी डीप स्लीप ली है तो आप रिकवर कर जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कभी कभार व्हेन यू गेट रियली टायर्ड और उसके बाद आपको वो चीज़ें होती हैं, आप डीप स्लीप के अंदर जाते हैं और आपको लगता है कि 4 घंटे बाद आई एम गुड टू गो, आई एम फ्रेश। लेकिन कभी कभार जैसे आजकल की जेंजीज हैं, वो 14-14 घंटे भी सोते हैं, देन दे वेक अप एंड टेलिंग देयर पेरेंट्स कि नहीं आई फील वेरी टायर्ड। ये वजह ये है कि वो बच्चे या वो जो बुज़ुर्ग हैं या हम जैसे लोग हैं, वो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो जब सुबह उठते हैं ना, तो वो सुबह उठने की एक सिम्टम है, अगर आपके पाँव के तलवों के नीचे भी पेन है और आपको पीछे गर्दन में अकड़ाहट महसूस हो रही है, दैट मीन्स कि आपने पूरी रात में रिकवर नहीं किया। सो अपनी बॉडी को रेस्ट दें। 8 घंटे ज़रूरी नहीं है,
चाहे 5 घंटे और 6 घंटे हो, लेकिन इन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, D3, B6 और जिंक की कमी के साथ उसको प्रॉपरली पूरा करें। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम जी। जी सवाल कीजिए। बेटा मेरी एज है 72 ईयर ठीक है। और मुझे अफारा हो जाता है, अफारा पेट आफर जाता है। ठीक है, ठीक है अच्छा, डॉक्टर साहब। आज देखें, इसके लिए सबसे पहले तो साइंटिफिक नेम इसको सेलिम हस्क कहते हैं, लेकिन मैं उससे पहले कहूँगा कि देखें, ये बहुत छोटी सी बात होने गई, इनका लाइफस्टाइल जानना बहुत ज़रूरी था, जिसको कहते हैं हिस्ट्री लेना। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मुझे पेट का इशू है, उसके लिए तो मैं फौरी तौर पे बता दूंगा कि सिलियम हस्क होता है, जिसको आम अल्फाज में इस्पगोल कहते हैं। उसके बाद फेनल होता है, जिसको आम अल्फाज के अंदर सौंफ कहते हैं। और इसके अलावा होता है पेपरमिंट ऑयल, ठीक है, जिसको कहते हैं पुदीने का तेल, उसके भी सप्लीमेंट्स के अंदर मिल जाते हैं। बहुत आराम से आप पेपरमिंट ऑयल लेना स्टार्ट करें। कोशिश करें कि खाने के बाद पानी ना पिए। मतलब वो चीज़ें वो हैं कि अगर मैं इनकी ज़्यादा हिस्ट्री लेता तो इनको बेहतर तरीके से इनके लाइफस्टाइल के ऊपर गाइड कर पाता। लेकिन मोर और लेस स्पीकिंग, आप सिलिम हस्क लें, फेनल लें, जिंजर एक्सट्रैक्ट लें, एंड लास्टली स्पीकिंग जो पेपरमिंट ऑयल है वो पेट की हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ना महंगाई का एक नया तूफ़ान है और हर चीज़ महंगी है, और जो गरीब आदमी है वो परेशान है कि वो मतलब जो उनकी बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ है ना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हेल्थ केयर तो दूर की बात है। तो आज हम बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल के चक्कर से बचने के लिए जो घर में हम खुद चीज़ें कर सकते हैं, कैसे हम एहतियात कर सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आतिफ मजीद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। बैक आगे बढ़ते हैं। और व्यूअर्स, एक बात जो हम करने वाले हैं, इंतहाई परेशान कुन बात है कि हम हैं तो ज़रूरी मुल्क, लेकिन गंदम फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी गंदम इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया। पहले हुकूमत के ये मुसलसल दावे थे कि गंदम की फसल बहुत शानदार रही है और अब की बार वाफिर गंदम मौजूद होगी, लेकिन अब अचानक से ये फ़ैसला सामने आया है कि हुकूमत 10 लाख मेट्रिक टन गंदम ख़रीदेगी। अब या तो हुकूमती दावे और अंदाजे गलत थे, या फिर किसान सूबाई हुकूमत के रेट्स पर गंदम फ़रोख्त करने के लिए तैयार ही नहीं है, और शायद इसी वजह से आटे की कीमतों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हर साल मसाइल का शिकार क्यों हो जाते हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चीफ़ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि पहले तो दावे किए गए थे कि इस दफ़ा तो गंदम है ना हमें बाहर से लेनी नहीं पड़ेगी और जो फसल है बहुत शानदार है, लेकिन अब हुकूमत कुछ और कह रही है। तो क्या चल रहा है मार्केट में? देखिए बहादुर, इस वक्त जो है वो मौजूदा सूरत हाल में सरप्राइज है, और सरप्राइज़ ये है कि आपकी जो गंदम जो है शॉर्टेज वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रही। और कभी गंदम की कीमत फ़ी मन लाहौर शहर में 4800 हो जाती है और कभी 4700 हो जाती है। आज हफ्ते का पहला रोज़ है और आज भी अभी मार्केट ओपन हो चुकी है और कोई आधे पौने घंटे तक नई कीमतों सामने आ जाएंगी। मगर रावलपिंडी में जैसे ही यहाँ पे 4800 होती है तो रावलपिंडी में 4900 हो जाती है, 100 रुपये का फ़र्क है। अब जब गंदम फ़ी मन जो है वो महंगी होगी तो आटा ऑटोमेटिकली मार्केट में महंगा हो जाएगा। अब हुकूमत की महकमा खुराक की भरपूर कोशिश है कि हम ना 2200, 2210, 2220 तक 20 किलो आटे का थैला इससे ऊपर ना जाने दें, और 10 किलो आटे का थैला 1100, 1120 तक, और 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपये का मार्केट में इन है। अब जब हमने पूरा हफ्ता इस पर सर्वे किया, बार बार मार्केट में गए, मुख्तलिफ़ इलाकों में गए, तो वहाँ पे ये पता चला कि 20 किलो आटे का थैला है ही नहीं। अच्छा, चले कीमत तो हमें बता रहे हैं मगर 20 किलो आटे का थैला मार्केट में मौजूद नहीं है। सच बात है। चले जी, ये तो बात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आ जाती हैं 10 किलो आटे के थैले की तरफ। मैंने 5-6 स्टोर्स पर अलग अलग पॉकेट्स में जाकर सर्वे किया, विज़िट किया, तो वहाँ पे पता चला कि 10 किलो आटे का थैला आता है लेकिन कम आता है। अच्छा। यानी जहाँ पे डिमांड 400-500 थैले की है वहाँ पे 100 थैला आता है,
और जब वो 100 थैला आता है 8-9 बजे, तो सुबह सुबह जो कस्टमर आया होता है वो ले जाता है। अब उसके पास तो दुकानदार के पास कुछ नहीं है पूरा दिन बेचने के लिए। अब वो होता ये है कि 4-5 बोरियां आटे की अपने पास भी रख लेते हैं, कोई 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो वाला भी आ जाता है। अब 5 किलो आटा जो है आपका 110 के बाद बिकना चाहिए या 120 का बिकना चाहिए, वो 150 रुपये का, अब 130 रुपये का, 135 रुपये का, 125 रुपये का, जहाँ पे जिसका वो पंजाबी में क्या कहते हैं, दाल लग जाए, जितना जोर चले। नहीं दाल लग जाए, यानी कि कोई देख नहीं रहा। तो एक्चुअली हमने माशरे में रहकर अपना जो है ना अपने इनर जो है वो इनर फीलिंग्स कर लेते ही नहीं है कि लाहौर शहर है, इसमें हर दफ़ा आटे पे सियासत, आटा गैब, गंदम गैब, ये कब तक, और उसके बाद रोटी पे सियासत, रोटी भी, यानी कि देखें अगर हुकूमत एक अच्छा इनिशिएटिव लेती है 14 रुपये की, तो आप देख लें पूरे शहर में जो रोटी जो है वो 20 रुपये और 25 रुपये के दरमियान, और पोश इलाकों में 25 रुपये की ज़द-ए-आम है, क्योंकि वहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। और जो नान है वो 25 से 30-35 रुपये का, आजकल तो नए नए नानों के नाम भी आ गए हैं, चीज़ नान, अच्छा वो इतने महंगे नान है कि उसमें इमरान साहब, आपने आप कहा परख नहीं हुकूमत सकते। अच्छा इनिशिएटिव तो लेती है, हुकूमत नो डाउट लेती है अच्छे इनिशिएटिव्स, लेकिन सिर्फ हुकूमत का क्या इतना ही काम है कि वो हमें ये दावा कर दे कि रोटी जो है 14 रुपए की मिलेगी। अब जब वहाँ पर तंदूर मालिकान है, उनको अगर आटा महंगा मिल रहा है, वो हमें कैसे सस्ती दें? तो यहाँ पर ज्यादती नहीं कर रही हुकूमत कि वो मेक श्योर नहीं इन चीज़ों को करी। पीछे से खुद गंदम का उसने एक पूरा प्रोसेस बनाया था, इस दफ़ा दावे किए गए थे, उसमें भी वो नाकाम रही। तो फिर ये कैसे अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है हुकूमत का? देखिए नूरुल साहब, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, हमने मार्केट के लोगों की आवाज़ बन के आपके पास बैठना होता है। इस वक्त हालात ठीक नहीं है। अच्छा। इस दफ़ा हुकूमत के साथ या तो हैंड हो गया, अच्छा। या इनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी और पॉलिसी बनाने वाले भी ठीक नहीं थे, ठीक है। और इनको एक तो वेदर ने तंग किया, क्योंकि अप्रैल में प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है। अप्रैल की 15 और 20 तारीख तक प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही थी। वजह क्या थी? बारिशें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये तो इन्होंने एक ना बीच में बना लिया, चलें जी मान लेते हैं। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त शुरू हो गया, सितंबर तक प्रोक्योरमेंट होती है। आप बिलीव करेंगे कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है इनकी? 4 लाख, ये तकरीबन एक हफ़्ता पहले 80 थी, तो शायद अब 82 हो गई हो या 81 हो गई हो। 4,80,000 या 81-82,000 प्रोक्योरमेंट हुई है, जो कि 30 लाख मैट्रिक टन होनी थी। उसका 10% यानी कि 20% लगा लें। अब 80% आपकी प्रोक्योरमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि सरकार के पास गंदम नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके वैसे तो ये नहीं कि काल पड़ जाएगा आटे का, गंदम का काल पड़ जाएगा। अब किसानों ने लेकर रख लिया अपनी ढूंढे। देखें आप क्यों ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी हो गई हुई है, वो फर्स्ट डे से हो गई थी। जैसे ही इनकी प्रोक्योरमेंट लेट शुरू हुई थी, किसान देखें जी, आप अपने घर में चीज़ लेकर बैठे हुए, आपके पास ख़रीदारी नहीं आ रहा, तो उसको तो फिर किसी ने, और वो स्टोर भी नहीं कर सकते किसान, उन्होंने तो देनी है, उनके पास जगह ही नहीं है, उसको भी तो किसी ने कहना कि भाई मुझे दे दें। और सेकेंडली इन्होंने अप्रैल में 3,500 रेट निकाल दिया। अब ये तकरीबन 3-2.5 हफ्ते हो गए इन्होंने रेट निकाला 3,800, और अच्छा जिस दिन 3500 था उस दिन इसका रेट 4,000 था। जिस दिन 3,800 निकला उसके बाद रेट जो है 4500 से 4800 तक आ गया, और पिंडी में 4900 तक गया है। KPK में 150 रुपये फ़ी केजी आटा फ़रोख्त हुआ है, फ़ी केजी आटा फ़रोख्त हुआ। आपको पता है KPK में, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, बड़ा भाई है, तो ये सबको साथ मैनेज करता है। अब ये सूरत हाल आपके सामने है कि हम ज़रूरी एतबार से तो नंबर 1 है। तो आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ अरसे से, या शायद शुरू से तो नहीं कह सकते, कि हमारी जो ज़राअत है उस पर इतना फोकस नहीं किया गया? जो हमारा एक पॉलिसी जिस तरह बननी चाहिए उस तरह से पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई, या किसानों को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई? क्योंकि अगर आप कहते हो आप ज़रूरी मुल्क हो, तो फिर आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए? अब देखिए गंदम का बहरान, ये तो नहीं होना चाहिए ना, हमारे पास तो वाफिर मिकदार में होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की कैलकुलेशन भी यही थी। लेकिन अब फिर शायद उनके पास जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं उन्होंने सही से अपनी कैलकुलेशन नहीं की, या पॉलिसी ही पुअर थी कि अब वो बाहर से गंदम ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए? देखिए 2024 में शोर नहीं पड़ा,
2025 में शॉर्ट नहीं पड़ा, क्योंकि गंदम की रेट जो ओपन मार्केट ने आम कर दी है और गंदम ऑटोमेटिकली नीचे आ गई। यानी कि कहाँ पे गंदम 2024 से पहले 2023 और 2024 में 4800-5400 रुपये तक गई, ओपन रेट हो गया, गंदम का रेट 1800-2000 रुपये पे आ गया और यही दाना जो है वो इस वक्त 48 रुपये दोबारा पहुँच गया है। क्यों? क्योंकि हुकूमत फिर इन्वॉल्व हुई। जैसे ही हुकूमत इन्वॉल्व हुई, स्टेक होल्डर फिर एक्टिव हो गए, वो अपना कारोबार कर रहे थे। अब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 2024, 25 और 26 तक अपनी पॉलिसी जो है इसको ओपन मार्केट में रखा। अब पता नहीं वो कौन से लोग हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, कि किस तरह जाके मना लेते हैं और किस तरह जाके ख्वाब दिखा देते हैं, कौन सी पॉलिसी दिखा देते हैं कि पॉलिसी के बाद वो कहते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा। अब करके दिखाएं, अच्छा अब करके दिखाएं ना कि आपको मुझे तमाम लोग बाहर फील कर रहे हैं, उनकी पॉकेट्स पे अजाफी बोझ पड़ चुका है, उनको रोज़ाना की मद में जो है पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। कोई डकैती नहीं हो रही, कोई चोरी नहीं हो रही, मगर वर्चुअल देखा जाए तो ये डकैती की मद में ही आता है। ठीक है कि आपकी 1820 रुपये वाला 20 किलो आटे का थैला मिल ही नहीं रहा और उसको मार्केट में कह दिया गया है 2200 रुपये का मिल रहा है, हालांकि है ही नहीं। 10 किलो आटे का थैला मौजूद है मगर वो कम है। 15 किलो आटे का थैला बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पड़ा हुआ है। वही क्यों वाफर मिकदार में पड़ा हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसा पकड़ दकड़ कोई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मकसद ये कहने का है कि ये हो क्या रहा है, ये किसको किस तरीके से कायल किया जा रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कि जो लोग इसको देख ही नहीं पा रहे, उनकी आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है कि ये किस तरह हो सकता है कि एक ही आटा जो है उसका मुल्क में रेट जो है वो आपका इतने 110 रुपये या 100 रुपये या 90 रुपये किलो होना चाहिए था, उसी आटे का फ़ी किलो रेट जो है वो बढ़ जाता है और उस आटे की बोरी जो है वो 820 रुपये से 1100 रुपये तक पहुंच जाती है। मार्केट में 1120 रुपये 10 किलो आटे का थैला मिल रहा है। 15 किलो आटे का थैला 2120 रुपये 2150 रुपये तक पहुंच गया है। 20 किलो आटे का थैला जो है वो कहा जाता है 2220 रुपये का दे रहे हैं मगर मार्केट में मौजूद नहीं है। और उसके बाद हमें तर्जुमान की तरफ से प्रेस रिलीज़ आती हैं कि आज के दिन में हमने पंजाब में, लाहौर शहर में, तमाम ज़िला में इतने आटे के थैले की बोरियां जो हैं वो रवाना करती हैं और आटे की कोई शॉर्टेज नहीं है। अगर आटे की कोई शॉर्टेज नहीं है तो आप मार्केट में आके सर्वे कर लें, विज़िट कर लें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मकसद ये कहने का है कि ये पहले भी ज़राई मुल्क में इसी के ऊपर बातचीत होती थी और लोग अपना सालाना बिज़नेस करके गायब हो जाते हैं। बिज़नेस वो होता है जिसमें इन्फ्लेशन जो है वो अगर भर गई है तो इसमें लगता है कि कोई ना कोई दाल में काला है। अगर इन्फ्लेशन नहीं हो रही तो इसमें लगता है कि नीयत ठीक है। अब नीयत कहाँ पे ठीक है तो कहाँ पे ख़राब हुई, इन्फ्लेशन क्यों हुआ? यानी कि इतनी ग्राम फरोशी हो रही है, इतनी ग्राम फरोशी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हम, और हम श्योर थे कि हम जो टारगेट है वो पूरा कर पाएंगे, चलें आप पूरा नहीं भी अचीव कर पाते, आप कोई 70% 60% ही कर ले वो भी ठीक है, लेकिन आपने बिल्कुल ही थोड़ा सा टारगेट अचीव किया जिसको हम कह ही नहीं सकते कि ये 50% भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, फिर वही बात रहती है, मुझे क्या लगना है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसमें सरकार खुद इन्वॉल्व है, क्योंकि ये छोटा कारोबार नहीं है। अच्छा। 1000 अरब रुपए का मार्केट है इसकी, 1000 अरब रुपए की पंजाब की मार्केट है इसकी। इतनी गंदम है, आपकी ज़राअत कहती है, हमारे फिगर पूरे हैं, हमें इस दफ़ा जो गंदम है मुकम्मल रिसीव हुई है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपकी दूसरी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें तो कहा जाता है कि 10 से 20% इसमें शॉर्टेज है। आपके जब हम पंजाब की गंदम की प्रोक्योरमेंट को फिज़िकली भी और डिग करके देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि आपको 4.5 लाख मेट्रिक टन तक गंदम आपने प्रोक्योर की है। अब आप जब इसको लेने जाते हैं, देखते हैं कि हमारा आगे सीज़न आ रहा है, हमारे पास ज़खायर कितने पड़े हुए हैं, पड़े हुए या नहीं पड़े हुए, तो हमने विंटर कैसे गुजारना है, क्योंकि विंटर के फौरी बाद नेक्स्ट आपकी फसल आ जानी है, बिल्कुल ऐसे ही। इमरान साहब, तो आज हम बात कर रहे थे कि हुकूमत ने दावा किया था कि जो हम हैं 10 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है वो ख़रीदेंगे, और जो गंदम है इस दफ़ा बाहर से मंगवानी नहीं पड़ेगी या इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं मंगवानी पड़ेगी, गंदम मौजूद होगी। लेकिन हम फिर देखते हैं कि गंदम का जो बहरान है वो कहा जा रहा है कि सामने आ सकता है, और मार्केट में क्या सूरत हाल थी और इसमें कितनी सच्चाई थी, इन खबरों में इस पर बात की। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे हमारे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि शादी के बाद एक मर्द के लिए बीवी और माँ के रिश्ते के दरमियान जो बैलेंस कायम करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ वो माँ होती है जिसने पाल पोस कर बड़ा किया होता है और वो अपना हक या मोहब्बत कम होते नहीं देख सकती, और दूसरी तरफ बीवी है जो अपना सब कुछ छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ आई है और अपने शौहर की ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी बनना चाहती है। अब मर्द इसमें क्या करे? और जो मैंने बात की है कि माँ जो है वो अपनी मोहब्बत या प्यार कम होता नहीं देख सकती, ये सिर्फ कुछ लोगों की बात है, क्योंकि जो लोग पढ़ी लिखी माएँ हैं या जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है या खुदा खौफी है, उनको पता है कि हर रिश्ते की अपनी प्रायोरिटी है और उन्होंने अपने बच्चों को भी वैसे ही सिखाया होता है, तो वो नहीं देख सकती। ये वाली बात थोड़ी ड्रामेटिक हो गई है। तो आज हम ये भी बात करेंगे, अक्सर मर्दों को ना अच्छा बेटा बनना सिखाया जाता है, अच्छा भाई बनना सिखाया जाता है, अच्छा बाप बनना भी सिखाया जाता है, लेकिन अच्छा शौहर कैसे बने ये उनको नहीं सिखाया जाता। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आमिना मुअज़्ज़म। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर आमिना, सबसे पहले तो बताएं कि आजकल हम अपने मुआशरे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं कि जो माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं बहू के आने से, और पता नहीं वो ऐसे एकदम से इस तरह बिहेव करती हैं। ऑब्वियसली सब नहीं करते, लेकिन चूँकि हम स्टार्ट इधर से कर रहे हैं, फिर हम बहुओं पे भी आएंगे और दूसरे मसाइल पे भी आएंगे। वो एकदम से इस तरह बिहेव करती हैं जैसे पता नहीं किसी दुश्मन को ज़बरदस्ती आप ले आए हैं और अब आप उसके साथ रह नहीं सकते, और ना उसके साथ अच्छा सलूक करे, और जो है ना उसको टाइम दे शौहर, ना उसको अटेंशन दे, और जो चीज़ें माँ को अपने शौहर से एक्सपेक्ट करनी चाहिए वो अपने बेटे से एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारी सोसाइटी में क्यों है? बड़ा इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है और आई थिंक इसकी इतनी डायमेंशंस हैं कि हम जितनी भी बात करें ना ये कम है, एंड इट्स वेरी नीडेड टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि इससे ही अवेयरनेस क्रिएट होगी। अच्छा, रिलेशनशिप जो है ना, जैसे आप कहते हैं ना कि एक लैडर है, हर एक रिलेशनशिप जो है वो अगले रिलेशनशिप की फाउंडेशन रखता है। अगर एक कपल, जैसे अभी हम सास ससुर के कपल की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी सास बहू बेटा की बात करें, अगर उनका अपना यूनिट स्ट्रेंथन नहीं है ना, अगर वो आपस में भी खुश नहीं है या उनकी एक अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना आने वाले सारे रिलेशनशिप्स पे आएगा। क्योंकि जो पेरेंट्स की रिलेशनशिप के डायनामिक्स है ना वो बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करते हैं। वो उनके पास सबसे पहला मॉडल अपने माँ बाप का होता है, ये देखना कि एक हस्बैंड को वाइफ के साथ कैसे होना चाहिए और एक वाइफ को हस्बैंड के साथ कैसे होना चाहिए। अच्छा, अब हर इंसान अपनी समझ के मुताबिक उसमें से लर्निंग्स ड्रॉ करता है। अगर तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो आप उससे अच्छी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो दो रास्ते आ जाते हैं, या तो आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ें नहीं करनी, और या आप वही कॉपी करना शुरू कर देंगे। तो पहली बात तो ये कि हर स्पाउस का आपस का रिलेशनशिप अच्छा होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कल को बच्चों के रिलेशनशिप पे आएगा। ये तो एक फाउंडेशन की बात है। अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ की तरफ जो आप बात करी हैं कि इतने ज़्यादा वो जो खुशी और अरमानों से होने वाली शादी है, जिसमें 50 लाख लगा के 500 बाराती लेके आप शादी करके आए, और उसके बाद सबसे पहले वही लड़की जो आपके टारगेट पे आ जाती है, और वाइस वर्सा भी। अच्छा, इसमें एक हमारी ना सोशलाइजेशन का बड़ा रोल है। कुछ इंडो पाक में ओवर द ईयर्स ये दोनों करेक्टर सास और बहू के ये पोर्ट्रे ही इस तरह किए जाते हैं कि लड़कियां थोड़ी सी जब बड़ी होती हैं ना तो उनके कानों में क्या आवाज़ पड़ती है कि ये कुछ करोगी ना तो अगले घर में नहीं चलेगा। ठीक है, और मैं इस बारे में बात भी बहुत ज़्यादा करती हूँ कि ये जो है हमारा ये जो फोबिया है ना, ससुराल फोबिया, ये हमारे घर वाले खुद डेवलप करते हैं। ओवर द इयर्स ससुराल जाके क्या करोगी, बस यहाँ ही जितनी मजे करने हैं कर लो, ससुराल जाके तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो पहले माइंडसेट ही हमारा इस तरह बना देते हैं जैसे पता नहीं हम किसी जहन्नुम में जा रहे हैं। एक ये वर्बैटम है और एक काउंटर वर्बैटम ये है कि आपको एक लिमिटेड एक्सपोजर और आज़ादी दी जाती है और कहा जाता है कि ये सब कुछ अगले घर जाके करना, ये शादी के बाद करना, ये अपने खामन के साथ करना। तो अब क्या है, इतने कॉन्ट्रडिक्टरी जो रिमार्क्स है ना वो एक लड़की के माइंड को भी कंफ्यूज कर देते हैं। उसको ये भी समझ नहीं आ रही होती कि मैंने जो है वो शादी के बाद मुझे ऑटोनॉमी मिल रही है या मेरे ऊपर बैरियर्स लग रहे हैं या मैंने क्या करना है, क्योंकि हमारे यहाँ प्री मेरिटल काउंसलिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अच्छा, लड़के तो सिरे से ही आज़ाद होते हैं, उनको तो कोई कुछ भी नहीं समझाता। हालांकि जितनी काउंसलिंग लड़कियों की सही या गलत की जा रही है,
लड़कों को उससे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, मेंटोरिंग और काउंसलिंग और एजुकेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि असल चेंज जो है वो तो उनके ऊपर आ रहा है कि उनकी लाइफ में एक बंदा एंटर हो रहा है, पिछला सेटअप वही है, अब उन्होंने उस नए आने वाले इंसान को उस घर में कंफर्टेबल फील कराना है, लेकिन उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनको ये काम करना है। वो ये काम ऑटोमेटिकली अपनी मदर्स पे डाल देते हैं बाय एंड लार्ज, और मदर्स जो हैं वो ये सोचती हैं कि आज से ही जैसे बहू आ गई घर में तो ये वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करे जो कि एक मतलब किसी बहुत समझदार एक्सपीरियंस्ड इंसान को करनी चाहिए। तो मोस्टली केसेस में जो मदर इन लॉज होती हैं वो इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं देती कि ये भी एक मतलब बिल्कुल यंग सी बच्ची है, अभी पढ़ते पढ़ते हमारे घर आ गई है, ये इवन पढ़ रही है कई केसेस में, या भी इसकी नई नई जॉब लगी है या ये जॉब ढूंढ रही है, तो इसको थोड़ी इनिशियल डेज में इतने बड़े ट्रांजिशन से एक मेजर लाइफ का ट्रांजिशन है लड़की की ज़िंदगी का, अपना घर छोड़कर आना, इसे स्पेस चाहिए। तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग का इशू इस फर्स्ट पॉइंट पर ही है, बाकी इसके बाद ग्रेजुअली हम सिनेरियोज के ऊपर बात करते हैं कि किस किस तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन सबसे पहली बात कि हमें एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम और स्पेस ज़रूर देनी चाहिए जब भी एक नया रिश्ता बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर आमिना, अक्सर लोग ना ये शिकायत करते हैं कि ये सिर्फ मिडिल क्लास तबकों में हो रहा है, बल्कि नहीं, ये हर क्लास में हो रहा है। ये जो मसला है ना, इसमें आपकी क्लास ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है फिर ये मसला होगा, आपके पास ज़्यादा पैसा है, कम पैसा है, अगर आप में समझ बूझ नहीं है तो ये मसले आपके घर में हो सकते हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द देखना रहे हो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, बहुत सी ऐसी मिसालें देखी हैं जिसमें एक बहुत अच्छी प्यारी और पढ़ी लिखी लड़की को वो शादी करके लेके जाते हैं सिर्फ इस नीयत से कि पूरा दिन बस इसने जानवरों की तरह काम करना है। और अक्सर तो ऐसे होता है, हाउस हेल्प्स होती हैं शादी से पहले उनके घर, क्योंकि उनकी अपनी बेटियां होती हैं जो कि काम नहीं करती, विच इज़ ओके, आपकी मर्ज़ी आपने कराना है या नहीं, लेकिन वो बहुओं को लेके आते हैं और फिर वो हाउस हेल्प्स की एकदम से छुट्टी हो जाती है, या वो पूरा जो हफ्ता आ रही थी वो 2 दिन आने लग जाती हैं और वो पूरी जिम्मेदारी उन पर डाल देती हैं। जैसे तौबा, मुझे तो ऐसे लगता है कि आपको शायद बहू की ज़रूरत नहीं थी, आपको काम वाली की ज़रूरत थी, और वो सारा जितना भी घर का बर्डन है, अगर वो बीमार है कुछ भी है, उसने सुबह उठ के सबके काम करने हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी उस पर इतनी ज़्यादा हैं, और ये चीज़ें हमारे मज़हब के भी अगेंस्ट हैं और ये चीज़ें आज भी सोसाइटी में हो रही हैं। तो अगर कोई लड़की इस चीज़ से सफ़र कर रही है, क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ बहुत डैमेज होती है, और साथ फिर आप पे बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी बिल्कुल शादी के बाद आ जाती हैं, और इवन मैंने ऐसे भी बुरे लोग देखे हैं, मुझे नहीं पता उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, दैट इवन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, तो आपसे वो जाहिलों की तरह काम करवाते हैं, दैट यू हैव टू डू इट, और आपको बैठ के वो एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। वो बीमार भी है, वो पूरे घर को संभाल दिए, लेकिन वो एक दिन अगर बीमार हो गया तो आप उसको पूछ नहीं सकते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो इस सूरत में लड़की को क्या करना चाहिए अगर उसके घर वाले भी प्रेशराइज करें कि आपने अपना घर नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू एडजस्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ना इस चीज़ को ना सोशली कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये देखें एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है जो कि हमारी सोसाइटी में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हो रही है, रिगार्डलेस ऑफ एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड या आपकी फाइनेंशियल आपकी क्या उस वक्त मतलब किस ब्रैकेट में वो फैमिली फॉल कर रही है। इसका ताल्लुक इज़ ऑल विद योर माइंड सेट, कि अगर माइंड सेट ये है कि जी हम लेकर आ रहे हैं तो हमारा जो है वो मतलब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर डालनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक सर्टेन थोड़ा सा उस बंदे को कंफर्टेबल कराएं, उसको उस फैमिली का एक पार्ट फील कराएं, उसको अपने घर की चीज़ों में शामिल करें, डिसीजन मेकिंग में शामिल करें, फिर आप एक्सपेक्ट करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो देन इट मेक्स सेंस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो जो कि जायज़ हो। ये है कि 6 बजे उठ के आपने जो है वो घर के सारे लोगों के लंचेस बना के साथ देने हैं, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इतना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया, ये सब चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में देखी हैं। इसका मतलब ये है कि हम 2 इंडिपेंडेंट अगर फीमेल्स ये बात कर रही हैं तो इसका मतलब हमने ये सारा कुछ देखा है एंड इट इज़ इस्टेब्लिश्ड, और ये जितना भी बात करें एग्जांपल्स की वो कम होंगी। तो बेसिकली बात ये है कि थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना कि आप अगर किसी को कंफर्टेबल फील करा के, ये फील करा के कि वो इस फैमिली का पार्ट है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो वो यकीनन ले लेता है। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम शबनम। वालेकुम सलाम। जी शबनम, सवाल कीजिए। जी, सवाल कीजिए। हेलो। जी जी जी, आ रही है आवाज़? जी, हमारे घर में भी झगड़ा होता रहता है अक्सर, भाई इतना गुस्सा करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे हाथापाई करते हैं बहुत ज़्यादा, कभी खुद को करते हैं, कभी हमें सबको करते हैं, जो भी आगे से बोल रहे हैं लड़ाई करते हैं। ससुराल में आपके? नहीं, घर में फैमिली है, भाई हैं। अच्छा, ठीक है।
भाई आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ देखिए, इससे तो सबसे पहले ये समझ आ रही है कि मतलब फिज़िकली भी वायलेंस का घर में सिलसिला है कि एक दूसरे को मार पीट करना। तो ये तो बेसिकली एक बहुत ही इनसिक्योर किस्म के अटैचमेंट स्टाइल जो बचपन से ही, और सिबलिंग डिस्कॉर्ड, ये इसका मुझे केस लग रहा है। और इसमें डेफिनेटली ये जानना कि पेरेंट्स का क्या रोल है या उनकी किस तरह की पेरेंटिंग है, उन्होंने बच्चों के ऊपर कितना कंट्रोल रखा शुरू से या नहीं रखा, या रिलेशनशिप की वैल्यूज़ उनको सिखाई या नहीं सिखाई। क्योंकि देखें, एक दिन में तो ये नौबत नहीं आती ना, कोई पहला दिन होगा जब किसी ने किसी को मारा होगा, तो पेरेंट्स का क्या उस पर रिस्पॉन्स था। अभी इसके इनके केस में ये भी नहीं पता कि पेरेंट्स हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि फ़ैमिली में जो भी कोई एक फ़र्द ऐसा है जो बड़ा है या जिसकी बात ज़्यादातर लोग सुन सकते हैं, उनको इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए कि उन लोगों को बिठाएं और उनसे एक दूसरे के अगेंस्ट क्या उनके दिल में बायसेस हैं या बुग़्ज़ हैं या तंगी है, उसको एड्रेस करें। क्योंकि वाक़यात तो एक बहाना होते हैं ना, असल में तो आपके जहन में किसी इंसान का एक परसेप्शन है कि ये मेरा भाई अच्छा नहीं है या ये मेरी बहन अच्छी नहीं है या मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, और अगर वो प्रॉब्लम एड्रेस होगी तो फिर ये बिहेवियर मैनिफेस्ट होना जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वक्ती तौर पर सिर्फ कहें कि मारपीट बंद हो जाए लेकिन उनके दिल में जो चीज़ है वो ना जाए, तो वो किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, वो उन्हें किसी और तरह नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक हम लोग कोर प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर लेते, ये बिहेवियर्स तब तक एड्रेस नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर आमिना, अक्सर हम देखते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में भी बात किया ना, कि सास जो है वो हम पूरा मतलब इस्लाम प्रैक्टिस करती है और अच्छी होती है, और आपको इस तरह के जो जुमले हैं जो कि मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, जो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा आपके साथ लवी डवी हों या आपको कहें कि आप तो मेरी बेटियों की तरह हो या इस तरह की चीज़ें, आप जेनजी रील्स बना रहे हैं कि बेटियों की तरह हो। मैं अपने घर में तो फिर मैं काम ही नहीं करती, मेरी तो अम्मा काम करती हैं, तो फिर आप काम करें, हम 12 बजे भी सो के उठ जाएं, यू हैव टू बी ओके विद दैट। और ज़रूरी नहीं है कि एक वो जो स्कूल का टाइम टेबल है हमें उसको फॉलो करना है, बिकॉज़ हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, और मुझे लगता है वो लाजमी है, वरना तो इंसान वैसे ही पागल हो जाए। तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी सास हैं जो बहू को लेके आ जाती हैं और फिर बाद में उसको उसके राइट्स नहीं देती। तो अगर वो हमें देख रही हैं, और ऑब्वियसली क्या पता उनकी पीछे से पेरेंटिंग इस तरह की हुई हो, उनकी स्कूलिंग इस तरह की हुई हो, उन्होंने चीज़ें देखी हो तो उनको लगा हो कि शायद ये ना आगे मुझे ट्रॉमा जो है वो डंप करते रहना है। तो जो बहुओं के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्टनेस या वो एक टाइम टेबल फॉलो करो और बस काम करते रहो, कोई पर्सनल स्पेस नहीं देती, शौहर के साथ बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, तो उनको आप कैसे क्या कहेंगी कि क्या करें? और जो बहू बेचारी फंस गई हैं अब, वो कैसे डील करें उनको? नहीं देखिए, ये तो एक बिल्कुल आपने सही बात की है कि एक टाइम टेबल दे दिया जाता है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे टेबल लगेगी, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे से पहले अपने कमरे में नहीं जाना। मुझे तो ये सवाल समझ में नहीं आता कि किसी लड़की को किसी जेल में ले आए आप, ठीक है। अब हमारे घर में उस पर भी मसला है, जैसे अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे कोई टाइम टेबल तो फॉलो नहीं करते ना, कभी हमारे साथ खाने पर बैठ जाते हैं, कभी नहीं बैठते, कभी जल्दी सो जाते हैं, कभी लेट सोते हैं। तो आप घर में जो नया आने वाला फ़र्द है उसको भी तो ये स्पेस दें, ये उसको ये परमिशन उसके पास भी होनी चाहिए कि वो अपनी ऑटोनॉमी से जो है वो ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा, ये जो बहुत ज़्यादा कल्चर है ना, ये कहना कि ये मेरी बेटी है, मैं बेटियों की तरह रखूँगी, मैंने ये देखा है कि ये शायद सिर्फ कहने की हद तक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। प्रैक्टिकली मैं तो ये इस चीज़ के लिए बिलीव रखती हूँ कि बेटियां जो अपनी ज़ाती होती हैं या आपके अपने बेटे ज़ाती होते हैं, आप उनको ही अपनी बेटी और बेटा कहें। आप बहू को बेहतर है कि बहू ही समझें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और आप उसको वो राइट्स दें जो बहू को देने हैं, क्योंकि बेटी कह के आप उतना तो कर लेंगे कि उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी, उसको डांट डपट कर ली, लेकिन फिर वो जो लाड आपने अपनी बेटी के करने होते हैं, और अगर आपने वो नहीं करने, तो फिर ये कहने सुनने का तजाद जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो माँ होती है अपनी खुद की, वो माँ ही होती है, जो सास होती हैं वो सास ही होती हैं। हाँ, सासें अच्छी हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उनको उसी रोल में रखें तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर रहेगी। आई डोंट नो व्हाई वी डू दिस ओवरलैपिंग ऑफ रिलेशनशिप। ये कहना क्यों जरूरी है कि ये मेरी बेटी ही है तो मैं इसको प्यार करूंगी, या बहू को प्यार नहीं कर सकते? इस तरह की है कि एक इल्यूजन में डाल देना या अगले को धोखा देना, ये चीज़ गलत है। टॉपिक तो डॉक्टर आमिना हमारा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और मुझे नहीं लगता कि ये सेगमेंट इसके लिए काफ़ी है। हम दोबारा इसको इंशाल्लाह किसी दिन कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात कर रहे थे कि रिश्तों के दरमियान आप बैलेंस कैसे कायम कर सकते हैं और कितनी अवेयरनेस होना ज़रूरी है शादी से पहले, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी, और उन दोनों के पेरेंट्स के लिए भी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर आमिना मौज़म। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।